कि वो अटैच बाद में की गई थी। ये लंदन फ्लैट्स रहन रख के वो नहीं लिए गए थे कर्जा, ये उस कर्जा अदा ना करने के बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं कयूम साहब के ये कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और आज हम जब समाप्त होगी इस बारे में आपसे तब भी अपडेट लेते रहेंगे। आज भी नईम बुखारी के दलाइल जारी रहते हैं या बात खत्म होते हैं, ये भी अभी देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ और उस वक्त हमसे गलती हो गई थी, लेकिन अब वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है। सिराजुल हक साहब, प्लीज बताइएगा पैनामा केस की अब तक की समाअत के हवाले से क्या आप मुतमईन हैं? हम तो पुरुमीद है कि इससे खैर निकलेगा और एक ऐसा निजाम या ऐसा फैसला जरूर आएगा जिसके नतीजे में करप्शन के रास्ते बंद हो जाएंगे, और एक को अगर हमने मिसाल बनाया तो फिर दूसरे उससे इबरत लेकर करप्शन नहीं करेंगे। फिर यह है कि अब तो मामला और भी जरा गहराई में चला गया कि वज़ीर आज़म साहब के वकील ने खुद ही कहा है कि असेंबली फ्लोर पे जो बात होती है वज़ीर आज़म साहब की वो सियासी बात होती है, इसलिए उसको सीरियस ना लिया जाए। तो अब 62 और 63 की रोशनी में भी देखा जाए तो ये मसला बहुत ज्यादा संजीदा है। बहरहाल हम पर उम्मीद है कि इतने बड़े स्कैंडल और इतने बड़े हकीकत आने के बाद जरूर अदालत सही फैसला करेगी। 62-63 की आप बात कर रहे हैं जिसका नईम बुखारी साहब ने तस्करा किया, और इस पर आपका भी तस्करा हुआ अदालत में, और जज साहिबान ने कहा कि आप ही बचेंगे और कोई नहीं। बहरहाल हम आपसे ही जानना चाहेंगे सिराजुल हक साहब के जो नईम बुखारी की तरफ से अब तक दलाइल दिए गए हैं, ये क्या तमाम दरखास्त गुजारों के मौकिफ की सही तर्जुमानी है, सही रिप्रेजेंटेशन है? आर यू सैटिस्फाइड? मैंने उनकी सारी बात तो नहीं सुनी है कि बहरहाल उनके अपने जमात की तरफ से उनको जो गाइडलाइन दिया जाता है उसके मुताबिक वो चलता है, इसलिए कि वो पीटीआई का वकील है तो अपनी पार्टी का तो उस पर एतमाद है, इसलिए तो उनके वकील। अच्छा सिराजुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि क्या जमात इस्लामी अदालती महाज के साथ साथ पैनामा के मामले पर एहतजाज करती भी नजर आएगी, मे बी स्ट्रीट प्रोटेस्ट टू? जमात इस्लामी तो 1 साल से करप्शन के खिलाफ एहतजाज पर है। ट्रेन मार्च में हमने किया, जलसे किए, और कौमी असम्बली में हमने बिल पेश किए हैं, और अदालत का दरवाजा भी हमने खटखटाया है, और चौकों और चौराहों में भी। तो हम हर वो रास्ता और हम वो इकदाम करना चाहते हैं जिसके नतीजे में करप्ट लोगों का मुआवजा हो और लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस हो, और आइंदा के लिए करप्शन के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, हम कर रहे थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। और अभी हम आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी डिले और एक और अहम इशू की बात करेंगे। होपफुली लेट्स होप के सेंसस हो जाए मार्च में जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बिल्कुल ये ऐसी चीज है जो बड़ी हम लोग सेंसिटिव हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, बट सेंसिटिव है। एक और आपने कनेक्शन बनाई है जी। आपको बताएं कि ख्वाजा सरा मरदमशुमारी में गिने जाएंगे और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल भी सेनेट में पेश कर दिया गया है, इसलिए ये बहुत ही खुशी की बात है खासतौर पे ख्वाजा सराओं के लिए। ख्वाजा सराओं के हकूक से मुतालिक अहम फैसला ये है ही और सराहा जाना चाहिए। डेफिनेटली लाहौर हाई कोर्ट ने मार्च में मुमकिना तौर पर होने वाली मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को भी शामिल करने का हुक्म दे दिया है, और गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं को शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा सराओं को आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, जो कि बहुत ही इट्स डेफिनेटली ट्रू, और उनसे इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं किया जाता। अच्छा, इस बारे में आपको ये भी बता दें कि इस सिलसिले के बाद इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि ख्वाजा सराओं की भी मरदमशुमारी की जानी चाहिए, इनको भी गिना जाना चाहिए, और जीते जागते इंसान हैं हम सब की तरह। अदालत ने शनाख्ती कार्ड में ख्वाजा सराओं के लिए जिन्स का खाना बनाने का भी बाद में हुक्म दिया, और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से यकीन दहानी स्टैंडिंग काउंसिल और वफाकी नुमाइंदा हिना हफीजुल्लाह इसहाक और पाकिस्तान लिटिगेशन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर नफीस अहमद ने अदालत के रूबरू पेश की है, यानी कि यकीन दहानियां इस बारे में करा दी गई हैं। इस वक्त मुल्क भर में ख्वाजा सराओं की तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों है, तो क्यों ना उन्हीं की आवाज हम शामिल करें इस प्रोग्राम में, और बात करेंगे ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए बात करने वाली सदर
फाउंडेशन अल्मास बॉबी हमारे साथ होंगी और उनसे इस बारे में डिस्कशन करेंगे हुमा कि क्या वो सैटिस्फाइड हैं जो अब तक इकदाम किए गए हैं या फिर नहीं हैं। अल्मास साहिबा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराओं की भी मरदमशुमारी में गिनती करने के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं, आप खुश हैं? पहले कोई पाबंदी थी क्या कि मरदमशुमारी होगी तो ख्वाजा सराओं की नहीं होगी, और शुक्र है कि पाबंदी हटी और मरदमशुमारी हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वरना तो ये इलेक्शन 2018 के भी बगैर मरदमशुमारी के निकल जाते। और जहाँ तक सवाल है ख्वाजा सराओं की मरदमशुमारी, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है, तो किसने रिट पिटीशन ये दायर की उधर? हाई कोर्ट को पहले ये पूछना चाहिए था क्या ख्वाजा सराओं की नहीं होती रही पहले मरदमशुमारी? किसी गली में मरदमशुमारी वाले आए तो उस गली के ख्वाजा सराओं का ये घर है तो वो छोड़ के आगे निकल गए, इसका कभी भी नहीं हुआ। तो अच्छा, अभी आपकी आवाज से मुझे लगा जैसे कोई एक डाउट का एलिमेंट है, तो आप ये बता दें कि ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड और विरासत में हक के हवाले से अदालती अहकाम जो हैं वो मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इन पर अमल भी हो रहा है कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो ख्वाजा सराओं को बहुत सी मराद देने का भी कहा, जॉब्स देने का भी कहा, और डिसेबल के उसमें कहा कि 2% वो कोटा होगा, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। उल्टा इसकी बजाय जो भीख मांगने हमारे लोग जाते हैं उनको गिरफ्तार करके पूरी रात थाने में जलील किया जाता है, मार मार के सुबह हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया जाता है, और जज कहते हैं पुलिस वाले को तुम यही रोक रहे हैं पकड़ के लेके आने वाले, फिर वो छोड़ते हैं। कोई फंक्शन के लिए चले जाते तो पुलिस उधर आ जाती है और ठुड्डे मारती है आके साउंड को, साउंड पे पाबंदी है, फंक्शन भी नहीं करने देते, रोजी भी नहीं कमाने देते, तो मर्दमशुमारी हो जाएगी। तो अच्छा, अल्मास बॉबी साहब ये बताइएगा, अदालती फैसले आ गया है, शनाख्ती कार्ड की बात हो गई, जॉब्स के कोटे की बात हो गई, अब सेंसस में भी काउंट किया जाएगा, ये तमाम फैक्ट्स तो एक तरफ, लेकिन इन तमाम फैसलों और तमाम इक़दामात के बाद आपको लगता है कि सोसाइटी में भी कोई चेंज आया है? बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफी कुछ लोग जो हैं भी होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत तालीम याफ्ता होते हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मिला जुला सा रुझान है और अभी बहुत टाइम लगेगा कि हमें एक्सेप्ट करें लोग और हमें समझें कि ये अल्लाह ताला के आए हुए हैं दुनिया में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्मास बॉबी हमसे बात कर रही थी, शीमेल फाउंडेशन की सदर हैं और स्केप्टिकल हैं, और जो इनके साथ हुए है सारे ख्वाजा सराओं के साथ पाकिस्तान में भी और इस खित्ते में भी, मैं कहूँगी कि वो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी उसको बर्दाश्त करना, इसलिए डाउटफुल हो सकती है। आई होप थिंग्स चेंज। यस, वी हैव गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत कुछ है हमारे पास आपको दिखाने बताने के लिए। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और बहुत से ट्रिब्यूट्स भी हैं जो हमने देने हैं, बहुत सी बातें करनी है, जैसे कि हम पहले ही वादा कर चुके हैं आज हमारा शो पैक्ड है, लेकिन आज हम याद कर रहे हैं हफीज होशियारपुरी को, और हम में से बहुत से ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे जो इनके नाम से उनको नहीं पता चलेगा ये कौन है, लेकिन उनकी जो गजलें हैं वो बड़ी मशहूर है। एक सुन लेते हैं, आपको कुछ याद आ जाएगा। वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल जबरदस्त आपने ब्यूटीफुल। आज़म कौन है जो इस गजल से वाकिफ नहीं है? अब हम आपको बताएं कि ये कौन थे। हफीज होशियारपुरी साहब का असल नाम शेख अब्दुल हफीज सलीम था और 5 जनवरी 1912 को दीवानपुर जिला झंग में पैदा हुए। ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने अपने काम का, अपने करियर का आगाज किया और क़याम पाकिस्तान के बाद नौकरी का सिलसिला रेडियो पाकिस्तान के साथ जारी। मेहमान भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की हम बात करेंगे, शिप ब्रेकिंग की सनत की हम बात करेंगे। हादसात को यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रही है, शिप्स तो ब्रेक हो रही हैं, लेकिन बहुत सी लोगों की सांसें भी साथ
साथ ब्रेक होती चली जा रही हैं। एक और हादसा हुआ है, कई मजदूर इसमें जाँ बहक हो गए, मगर हुकूमत सिर्फ दावे वादों पर ही काम कर रही है, इसी पर काम चलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज की बात कर लें हुमा गरम, तो गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 7 पर लंगर अंदाज बहरी जहाज में आग भड़क उठी और उस वक्त तकरीबन 50 मेहनत कर जहाज पर सवार थे और इसमें से कम 5 जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अभी बहुत से तो लापता हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता माह 22 दिसंबर को भी गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक खड़ी नाकारा बहरी जहाज में आग लग गई थी और इस वाक़े में तो खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 1 नवंबर 2016 को आतिशज़दगी के वाक़े में कम से कम 26 जो है 26 मजदूर हलाक हो गए थे और बाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर जान अचकज़ई ने बताया था कि हलाकतें जो थी वो 70 जो फिगर है वो उन्होंने यूज किया था। और उसके अलावा जो है इंकशाफ हुआ था एक पेशावर गवर्नमेंट की तरफ से, KPKP की तरफ से, सूबे के 200 जो मजदूर हैं वो भी जान से अच्छा, वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने 3 नवंबर को जाए वक़ुआ का मुख्तसर दौरा भी किया था। अच्छा जी, हमारे जो गेस्ट हैं वो पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसी टॉपिक पे हमने पहले भी बात की थी। नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और मजदूर रहनुमा है नासिर मंसूर साहब। थैंक यू सो मच। आई विश कि हम आपसे कोई बेहतर बात कर रहे होते, कोई बेहतरी आई होती। अब इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कोई आपको हलचल नजर आई हो, कोई रूल्स बेहतर किए हो, कुछ बेटरमेंट हो? कोई ये बदकिस्मती की बात है कि इसके अंदर कोई नई तब्दीली नहीं आई, कोई पॉजिटिवली कोई चीजें नहीं हुई, बल्कि चीजें मजीद खराब हुई हैं। और एक जो माइंड सेट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ये जो लोग मालिकान हैं, इनका एक माइंड सेट है कि ये वाकया हो गया, कुछ वक्त गुजरेगा और ये खत्म हो जाएगा। और शिप ब्रेकिंग में खुसूसी तौर पे ये पिछले 60 साल से 65 साल से जब से है, ये कुछ 700-750 के करीब वर्कर यहाँ शहीद हो चुके हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ये पिछले कितने सालों से, मतलब हम 60-70 ये 60 ईयर्स से, ये जो है 60 से ये शुरू है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग लेकिन 60 साल पहले जिस तरह जो मैकेनिज्म्स थे शिप ब्रेकिंग के, अभी तक वही यूज हो, वही है, बल्कि उससे वर्स हुए हैं। अच्छा नासिर साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड हुआ करता था, अब नहीं है। ये वाकयात, हादसात क्यों हो रहे हैं? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से हो रहे हैं या अमेरिका, कनाडा, दीगर ममालिक में भी यही सूरत हाल होती है? आग लगना तो एक तरफ, जो रोज की बुनियादों पर हादसात होते हैं, कोई गिर कर जाँ बहक हो गया, इनको कैसे रोकें? कोई तो हिफाजती इक़दाम होंगे, ये इंडस्ट्री है पूरी। देखिए, ये तो इशू ये है कि जब कोई वाकया होता है तो जो सोसाइटीज वाइब्रेंट होती हैं, जिंदा सोसाइटीज होती हैं, उस पर रिएक्ट करती हैं और उसको बचने के लिए तमाम इम्कानात उसको करती हैं। मैं यूरोप, अमेरिका और उसकी बात नहीं करता, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आलंग जो है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यार्ड है, वो वहाँ 70,000 वर्कर्स काम करते हैं। उन्होंने शिप ब्रेकिंग कोड जो है उसको लागू कर दिया है। उस शिप ब्रेकिंग कोड जो है वो ILO के कुछ कन्वेंशन लिए हैं, हांगकांग कन्वेंशन लिया है, बाजिल कन्वेंशन लिया है, उसमें से चीजें लेकर उन्होंने अपने लोकल हालात के मुताबिक करके उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दिए और अभी हादसात में ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज हुआ है, जिसके नतीजे में काम जो है शिप ब्रेकिंग का, डिसमेंटलिंग का शिफ्ट हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है ये बहुत आसानी से शिप ब्रेकिंग में, हम इंडियन जैसे उन्होंने कोड बनाया, हम उस पे काम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से भी बात की है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उनसे बात की है। सिक्योर करता है एक मजदूर को, उसकी क्या इंश्योरेंस है वहां पर, उसकी जिंदगी की, उसके कोई चोट लग जाए उसका क्या सिलसिला? 3-4 उसके एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट ये कि जब जहाज बीच होता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर जितना मवाद है, जो कुछ चीजें हैं, उसकी एक आइटनरी बनती है कि उसमें कौन कौन से उसके अंदर सब्सटेंस है। दूसरा ये है कि जहाज जहां पे कटना शुरू होने से पहले उसके प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि उसका ऑयल सारा जो है साफ किया जाए वहां से, ये प्रोसेस उसको ये अडॉप्ट नहीं करते। तीसरा प्रोसेस ये है कि वर्कर्स को जो है सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, EOBI से रजिस्टर्ड किया जाता है, इन्वायरमेंट का एजेंसी जो है उनको सर्टिफिकेट इशू करती है और यूनियनाइजेशन का राइट बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कोई उम्मीद है कि इसकी कोई बेहतरी होगी? देखिए, हम तो एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हम तो हमेशा उम्मीद पे कायम करते हैं और हमें यकीन है कि वर्कर्स और आप जैसे लोग जब इस इशू को उठाते हैं, बुनियादी तौर पे सोसाइटी जब वाइब्रेंट होती है, सोसाइटी इशू को और हम इसी तरह आपको सपोर्ट करते हैं। इसका ये बहुत शुक्रिया आपका नासिर मंसूर साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है इस्लामाबाद से कि PTI के चेयरमैन इमरान खान भी पैनामा केस की कार्रवाई में देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए पहुंच गए हैं और जब वो पहुंचे तो सहाफियों ने उनसे सवालात भी किए और एक सहाफी ने पूछा कि खान साहब आपने बताया नहीं कि कल तस्बीह के दानों पर आप विर्द क्या कर रहे थे? तो फिर इमरान खान ने कहा कि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता कि क्या विर्द कर रहे थे। तो इमरान खान ने कहा कि हर चीज बताने वाली नहीं होती, जैसे
हाँ, it's a personal question, but if the question has been asked, I mean, you can come up with something and give an answer. क्योंकि आपको पता है खान साहब, जब आप जवाब नहीं देते ना तो स्पेकुलेशन बहुत हो जाती है कि आप किसका नाम जो है ना माला जप रहे थे। लेकिन हम ले रहे हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। See you right after this. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान और मेरा साथ दे रही हैं आज भी हमेशा की तरह द गॉर्जियस हुमा अमीर शाह। और विदाउट एनी डिले हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। वी आर सो एक्साइटेड। रोज हमारे पास कोई नई मूवी होती है, हर रोज नहीं बट ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इतनी ज्यादा फिल्में बन रही हैं, तो लिहाजा आज भी एक फिल्म का जिक्र हो जाए जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, लेकिन आज इसका एक जो गाना है फिल्म का वो रिलीज हुआ है। मूवी है बालू माही और इसमें उस्मान खालिद भट्ट हैं, एनी जाफरी हैं, डांस नंबर है। ये गाना जरूर आप देखें और ये गाया है आसिम अजहर और आयमा बेग ने। आयमा बेग वही है जिन्होंने समर वाइन भी गाया था एक बड़े मशहूर टीवी एंकर के साथ। कोशिश कर रहे हैं हम दोनों सीटी बजाने की। सुबह का टाइम है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। नहीं मसला, मुझे सीटी नहीं बजानी आती। हम आपको ये सारे काम सारी हरकतें सिखाएंगे। बट दिस डांस नंबर इज ग्रेट, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है और गाना भी बहुत अच्छा है और एनर्जी वाज ग्रेट। अदरवाइज पाकिस्तानी लोग, नो ऑफेंस, लेकिन जब डांस कर रहे होते हैं इवन अरफिन मदकार, वो बड़े ढीले होते हैं, लगता है एनर्जी नहीं है इनमें, बड़ी एनर्जी। So kudos and great job Obi and Annie. So we are looking forward to watch this film certainly. अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और अहम इशू है, जरा कुछ सीरियस मामलात को भी साथ साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा रखेंगे और हम बात करेंगे आगे अब दहशतगर्दी और मजमूई मुल्की हालात। बिल्कुल, और दहशतगर्दी में लगता है कि थोड़ी सी कमी आई है, दहशतगर्दी में कमी हो गई, लेकिन कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार अब भी खतरा है। और अगरचे 2016 में मुल्क में दहशतगर्द हमलों की तादाद में कमी हुई है जो 2015 के मुकाबले पर 28% कम है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक तालिबान, जमातुल अहरार और लश्कर जंगी अल आलमी मुल्क में अमनो सलाम के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं। और ये बात इतवार को जारी होने वाली पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, हाँ, फॉर पीस स्टडीज, पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज है, उसकी रिपोर्ट आई है। सालाना सिक्योरिटी रिपोर्ट जो थी 2016 में बताई गई थी। और ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि हालांकि रियासत ने इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयां की हैं, ऑपरेशंस किए गए हैं जिनकी यकीनन तारीफ की जानी चाहिए। वो हैं ही सारी काविशें, सारी कोशिशें काबिल तारीफ, लेकिन इनकी जानिब से दहशतगर्द हमलों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका है। बाज़ वाक़यात की जिम्मेदारी दाइश नामी तंजीम ने भी कबूल की है, जिसकी हुकूमती सतह पर हमेशा तरदीद की गई है कि दाइश का कोई वजूद नहीं है। अपेरेंटली हमारे वज़ीर दाखिला में यही कहते हुए नजर आए, हालांकि इसकी तस्दीक होना अभी बाकी। अलबत्ता इससे ये जरूर जाहिर होता है कि दाइश भी दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरह खित्ते में अपना नाम चाहती है। बिल्कुल, और ये डेफिनेटली ऐसी बात है जिसपे हमें मजीद वजाहत चाहिए। सीनियर दफाई तजियाकार आमिर राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर, प्लीज बताएं, ऑल्दो ये अच्छी खबर है कि शायद दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो कम हुए हैं, लेकिन वजाहत कर दें कि किस तरह के खतरात का अब भी हमें सामना है। देखिए, अगर अदाद शुमार के आईने में देखें तो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल कमी हो रही है गुज़श्ता कई साल से। पिछले साल ये 48% कम हुए थे 14 के मुकाबले में, और इस साल जो है 28% कम हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन क्या सिर्फ अदाद शुमार की बेहतरी रिफ्लेक्ट करती है कि सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि इसके कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिनको देखना चाहिए। मसलन जो दहशतगर्द ग्रुप ज़्यादा काम कर रहे थे
पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हमलों के अंदर मुलविस थे वो कमज़ोर हुए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ उनके मसावी कई और ग्रुप उभर के सामने आ गए। मसलन एक फैक्शन जो है वो उसने कुव्वत पकड़ ली TTP के, और वो ज़्यादा बड़े हमलों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रहा। और हमें पता है कि एक दौर के अंदर पंजाबी तालिबान की बहुत बात होती थी, यानी कि जो नॉन ट्राइबल मिलिटेंट्स होते थे, अब वो एक और तंजीम के प्लेटफॉर्म के अंदर जमा हो गए हैं। तो ख़तरा तो बहरहाल है। वो जो ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुलविस रहे हैं, गुज़श्ता साल के अंदर वो खासी थे, लेकिन 2016 के अंदर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और नई टेरिटरी। अच्छा राना साहब, आप बता रहे हैं कि बाज़ दहशतगर्द ग्रुप्स ने तक़वियत इनको मिली, बाज़ की कमर वाकई टूटी। ये बताइएगा कि अगर हम अभी TTP और जमातुल अहरार की बात करें तो ये पाकिस्तान में मुल्क के किस हिस्सों में ज्यादा सरगर्म हैं, और इनके जो मजबूत ठिकानों की बात की जाती है, क्या ये अब भी मौजूद हैं? देखिए, साल के पहले हिस्से में तो TTP ज़्यादा हमलों में मुलविस रही। उनकी आउटरीच कराची से लेके पेशावर वैली, पेशावर के जो इर्द गिर्द ज़िला है वहाँ तक रही है, और एक हमले उन्होंने कोयटा में भी क्लेम किए। लेकिन उसके साथ साथ हम देखा कि जमातुल अहरार ने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, खा वो गुलशन इकबाल का सानिया हो या कोयटा के सानिया हो, तो उसके अंदर भी उन्होंने की 4 सदा यूनिवर्सिटी का सानिया हो, तो उनके आउटरीच भी आपको लगेगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर है, उनके ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ थी। उसके साथ साथ जो नया ग्रुप उभरा लश्कर जंगवी आलमी, उसने उनकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा रही है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन कराची के अंदर भी उन्होंने कबूल की जिम्मेदारी, और KP प्रोविंस के कुछ हिस्सों के अंदर भी। तो ये एक बड़े ख़तरे की बात है कि नए ग्रुप उभर के सामने आ रहे हैं। तो अब इसको मेरा ख्याल है कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को और रियासत को ज़रूरत है कि किस तरीके से इन जो ग्रुप हैं को। अच्छा आमिर राना, एक ये बात भी बताएं, फिरका परस्त तंजीमों की अगर बात कर ले तो इस वक्त सबसे फाल फिरका परस्त दहशतगर्द तंजीम कौन सी है, और क्या आपस में भी ये मिल के भी कार्रवाई करते हैं? देखिए, फिरका वाराना जो तंजीमें हैं वो उनका और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनका आपस में चोली दामन का साथ है। अगर हम ये कहें कि मुख्तलिफ जो अस्करी तंजीमें हैं जो कहती हैं कि उनका फिरका वारियत का लेबल नहीं होता, वो भी अपनी एक नज़रिए के अंदर फिरका वाराना होती हैं। और अब ये देखा जो प्योर फिरका वाराना तंजीमें थीं उनकी आइडियोलॉजी के अंदर भी वसअत आई है, और उन्होंने कहा है कि वो फिरका वाराना टारगेट्स के साथ साथ बाकी जो टारगेट्स भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। बाहर के जो ग्रुप्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है, ख़ासतौर पर दाइश का जो सेक्टेरियन प्लस उसको हम कह सकते हैं एजेंडा के साथ काम कर रही हैं। तो उनके हमलों की तादाद अगर देखें, फ़िरका वाराना हमलों की तादाद तो कम हुई है, लेकिन जो साल का आखिरी हिस्सा था 2016 का क्वार्टर था, उसके अंदर जो है फ़िरका वाराना तंजीमें ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तज्जियाकार आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की, उन्होंने हमें बताया भी, होपफुली आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी कि किस तरह से ये तंजीमें ऑपरेट करी हैं। वी हैव गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट हेडलाइन ब्रेक, और हेडलाइन ब्रेक पर जाने से पहले जरा ये देखिए कि हम अगले घंटे में आपको क्या दिखाने वाले हैं। अपना डांस दिखाएं। बड़े बाजार में नचवा रहे हो तुम लोग मुझे। वन हमें तो ये वाला आता है। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, सबसे पहले क्योंकि हमने सुबह से वादा किया हुआ है कि आज हमारा शो पैक्ड है और बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट हैं, तो सबसे पहले हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दें। मुनीब नवाज हमारे साथ हैं। इनकी मैं कितनी इंट्रोडक्शन दूं? पाकिस्तान एस फैशन डिजाइनर, प्राइमरली डिजाइनिंग फॉर मेन। तो ये भी एक बड़ी नई चीज होती है मुनीब, ये भी हमने आपसे बड़ी बात करनी है इस बारे में। मुनीब इज अ ब्रांड, एक्चुअली इज अ ब्रांड नेम। मुनीब, मुझे नजरों से लग रहा है ऑलरेडी हमारे जो आउटफिट्स हैं ना वो असेस कर रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ी देर में लेकिन उसमें हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज।
कराची के 60 मकामात मोबाइल छीनने वालों के फेवरेट बन चुके, बाकी इलाके भी क्रिमिनल से महफूज नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा, पुलिस हाथ पर हाथ ना धरे, कुछ तो करे। पैदावारी लागत कहीं की कहीं जा पहुंची, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बरामदात में कमी हो गई, हुकूमती पॉलिसियों से नाराज सनतकार परेशान हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। और अदाकारा मेरिल स्ट्रीप की तकरीर पर नए अमरीकी सदर जल भुन कर रह गए। 3 बार ऑस्कर जीतने वाली को औसत दर्जे की कम इल्म अदाकारा करार दे दिया। लाइक मेरिल स्ट्रीप को कोई अंडररेटेड एक्ट्रेस, मतलब जिनको दुनिया मानती है, जिनको ऑस्कर पे ऑस्कर मिल रहे हैं, वो उनके अपने सदर उनको कह रहे हैं ओवररेटेड है, एवरेज एक्ट्रेस है और उनको कुछ भी पता नहीं। एंड नॉट जस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स भी आप जरा चेक करना जो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने एंड में जो भी ट्वीट किया कि बिल्कुल ओवररेटेड एक्ट्रेस है, और एंड में लिखा शी इज ए और डॉट्स। ये वहाँ के सदर हैं, अंदाजा करें। अच्छा, और ये अब्दुल्ला इसलिए भी कह रहे हैं कि लेट्स मूव अहेड बिकॉज अब्दुल्ला के डांस मूव्स आपको अभी नजर आएंगे। अच्छा, और इंटरेस्टिंग, मैंने इसके बारे में ना कुछ फैक्ट्स बताने। श्योर। तो हम बताएंगे आपको ये कि पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री स्टाइल स्ट्रीट डांसिंग ग्रुप है ये, और ये सारे बच्चे, जिसमें 5 साल की उम्र का बच्चा इतना सा था, टोटल 4 साल का, और उसके बाद 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चे भी इतना, ऑलराइट। तो एवरी एज ग्रुप इज देयर, और ये सारे बच्चे हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सो वहां पे रहते हुए इन्होंने ये सारा डांस सीखा भी, और अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स कमेंडेबल। एब्सोल्युटली, एंड यू हैव टू वॉच इट बिकॉज काफी इंप्रेसिव है। प्लीज वॉच। Oh my God! वो कहते हैं ना कि डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग, लेकिन जब ये डांस करते हैं तो आप देखे बिना रह ही नहीं पाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू द फर्स्ट स्ट्रीट डांसर्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। नाम है इनका स्ट्रीट ड्रीमर्स क्रू, और इन ड्रीमर्स ने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए डांस को सहारा बनाया। छोटी बड़ी सभी उम्र के डांसर्स यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म किया है। आज हम इन सब से आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ में इनसे कुछ डांस भी सीखेंगे। इस ग्रुप के डांस ड्रीमर्स ग्रुप के टीम लीडर बरकत हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बरकत, एक तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त टैलेंट, ये बताइए ये ख्याल कैसे आया? शौक तो काफी पहले से था, 10 साल हो गए। पहला था, अब आर्मी लेके घूम रहा हूँ। आर्मी लेके, अच्छा। इसमें हमने देखा इतने से लेकर इतने बड़े डांसर्स तक हैं, तो ये सारे कहाँ से इकट्ठे किए? अच्छा, अभी और भी थे हमारे पास बड़े लड़के, लेकिन वो एक शो में गए हैं इसलिए बिजी है, जबरदस्त, तो आ नहीं पाए। और ज्यादातर ये जो सारे ब्रिलियंट डांसर्स हैं हमारे पास, इनका ताल्लुक कहाँ से? ये ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज से हैं, हुंजा, चित्राल, यसिन, तो हम सारे नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जीता है। अच्छा, जो एक ही बार हुआ है जो हम जीते हैं, वो है पाकिस्तान लेवल में हुआ था, पाकिस्तान टैलेंट हंट। पाकिस्तान टैलेंट हंट, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है उसका फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज दोनों हम लेके गए। तालियां! और दुनिया में कहाँ का परफॉर्म किया? दुनिया में हमने सबसे पहले जो है हमारा जो इंटरनेशनल टूर लगा था, सबसे पहले हमारा दुबई में लगा है, और दुबई में हमने जो है जुबली गेम्स में परफॉर्म किया। ये जो डांस फॉर्म है इसको हम कहते हैं बी बॉइंग। क्या कहते हैं? बी बॉइंग। बी बॉइंग और ब्रेकिंग। लोग इसको ज्यादातर कॉमन नेम से जानते हैं ब्रेक डांस। हाँ। I mean, you could do anything, anything. They told me not to rap or sing a thing. I failed music, they said don't do it. I put down acoustics and started a movement. I rhyme like an... आज हम इस जबरदस्त पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बेहतरीन टैलेंट को प्रमोट भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और यही पाकिस्तानी यूथ की खूबसूरती और इनकी डाइवर्सिटी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स प्रे फॉर पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान! How fun
फन। अच्छा, ये Yes, it ऐसी was चीज really है जो कि बिल्कुल एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि इतने डेडिकेशन के साथ इतने अच्छे डांसर्स होंगे। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आई होप कि इनकी कोई हेल्प करे, मदद करे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इन बच्चों के पास आने के किराए के भी पैसे नहीं थे एंड दे आर सो टैलेंटेड, सो वी गॉट टू प्रमोट देम, वी गॉट टू हेल्प देम, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उन्हें हम जैसे लोगों ने, हम सब ने मिल के प्लेटफॉर्म देना है। और मुनीब नवाज you wanna हमारे say साथ anything हैं, about it? एज फैशन डिजाइनर हैं, मेंस फैशन डिजाइनर पाकिस्तान में। आपकी बड़ी नजर है ऑन द यंग पीपल एंड यंग क्राउड एंड यंग ट्रेंड्स आल्सो। इस डांस के हवाले से वैसे बता दें, पाकिस्तान में मतलब जरूरत है कि कोई और फील्ड्स भी हों बच्चों के बहुत लिए। ज्यादा। आई थिंक पाकिस्तान एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू एनीथिंग पॉजिटिव शुड बी वो उसको ना एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म कोई किसी को दे नहीं सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सारे इसी पौध से निकले हुए हैं जिन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। इन बच्चों को भी बनानी पड़ेगी। आप कह रहे थे फिल्में बननी चाहिए, इनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। हम लोगों की ये जो इंडिजिनस स्टोरीज होती है ना, बिकॉज ये तो वो अपनी चीज में लेके आ रहे हैं जो इनका इनहेरेंट्स ही नहीं है, इनकी इनहेरिटेंस में ही नहीं आती। ये वो समझ के ये एक्वायर्ड इन्होंने, और Right, स्पेशली लिविंग इन बल्तिस्तान, वहां पे ये लोग एक स्ट्रीट कल्चर जो कि इंटरनेशनल स्ट्रीट कल्चर है वो लेके आ रहे हैं। उसको जब हमारे जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी अंग्रेजी म्यूजिक कर ले, जब हम लोग करेंगे ना, दैट वुड बी इंडिजिनस। Right, और जब हम वो absolutely. इंडिजिनस चीज को लेके कहीं भी आप प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं ना, सो व्हाट्स गोना हैपन इज कि एक ओरिजिनलिटी मिलती है उसको। जैसे मैं अपना काम लेके जाता हूँ ना, मेरे काम करने का तरीका, कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा सा इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम करें, बट इट एंड्स अप बीइंग पाकिस्तानी। अभी आपने जिसमें वो बात छाप शुरू होती कर ही है। दी है मुनीब, तो आप बताएं कि क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू अप टू दीस डेज, क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, लेकिन इससे पहले क्योंकि मैं इनका ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं कि ही इज वन ऑफ द फर्स्ट मेंस फैशन डिजाइनर्स टू बी सिलेक्टेड फॉर लंदन's फैशन वीक। तो Yes, आप that's- लंदन जा रहे हैं, एक जवाब तो हमने यही दे दिया, उसके बारे में बताएं। नहीं, that's great. उसके बारे में बताएं। लंदन फैशन वीक इज ऑब्वियसली लाइक वन ऑफ द सबसे बड़ा जो फैशन वीक होता है दुनिया का, टॉप 3 फैशन वीक्स में वो आता है। सो उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किया हमें पाकिस्तान से फॉर द फर्स्ट टाइम। अ मेंस वेयर ब्रांड हैज बीन सिलेक्टेड। सो हम एक अपनी कलेक्शन लेके जा रहे हैं। लाइक आई सेड, इट्स हमारी रूटेड इंडिजिनस ही है। सो आई एम टेकिंग द सिंधी क्राफ्ट ऑफ रिली, और उसके ऊपर मैंने एक बड़ी ही इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ ग्लोबल कलेक्शन डिजाइन किया है। इट्स कॉल्ड स्पिरिट Okay. एंड इट्स गॉट अ साइंस SCI, थोड़ा सा जबरदस्ती की साइंसदानी भी मारी हुई है उसके अंदर। sci-fi हो गया हाँ, ये तो। देखो साइंस एंड स्पिरिट मेरे ख्याल से एक वो दो चीजें हैं जिसको हमने ना बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया हुआ है, जबकि वो दोनों चीजें स्पिरिट वो इंसान से ही निकली थी। सो Right, लाइक यू नो, absolutely. होम्योपैथी एंड एलोपैथी आर ऑपोजिट्स। नहीं, उस दोनों का मकसद तो एक ही है, क्योर ही है। सो वो वहां से मेरी एक आइडिया निकला था कि हमने दिल और दिमाग को बहुत सेपरेट कर दिया हुआ है कि जी आप दिल से सोचते हैं, आप दिमाग से सोचते हैं। भाई सोच रहे हैं ना, और आपका इमोशन बन रहा है। सो इट वाज अ वेरी पर्सनल कलेक्शन। उसके अंदर मैंने ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेंड। वो कलेक्शन है फॉल विंटर 2017 की। तो आप इतनी दूर की पेशगोई आपने कर इस साल के करनी एंड में होती है। क्या I'm just trend imagining होगा? हुमा रली की jackets, nice fit. Have you made some? हाँ जी। तो brilliant, I'm अब sure वो it I'll send you some pictures as well. Sure. But वो अभी obviously we can't disclose because नहीं, we understand. but ये कि जो हमारे जो स्टाइलिस्ट थे जो लंदन से आए हुए थे, उन्होंने कलेक्शन भी देखी। उन्होंने वो because हमने रिली खुद बनवाई है। I've Okay. gone to the people जो So बनाते you हैं। selected the colors, you Exactly. So वो colours आपने भी हमने fall खुद winter को बनवाए हैं। देखते हुए। Exactly. लेकिन मुनीब, Fabrication भी खुद की है। आपकी जो रली, अगर कोई आपके हो कपड़ों में रली हो, वो बाहर के लोग पहनेंगे, मतलब वो किस आप तरह ये देखो- फ्यूज किस तरह होगा? वो मैं आपको कुछ जैकेट्स दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। बट चक्कर पता है क्या होता है, हमारा क्राफ्ट जो है ना, आप ये देखो पूरी दुनिया में हमारा क्राफ्ट बाहर वाले लोग ज्यादा पहनते हैं, हम सारे गोरे बन के फेरे होते हैं। ठीक है। वो जो गोरा साहब हमें सिंड्रोम और कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, हम लोग जब हमारे पाकिस्तान में 13 GIs होते हैं, विच इज जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, which is one of the highest ones in the world. मतलब Right. वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, उस तरह के ममालिक जो इनहेरेंट क्राफ्ट्स और कल्चर से निकले हुए होते हैं, उनके ये GIs होते हैं। तो हम लोग अपने GIs की खाड़ी ने एक हमारा इंडिजिनस क्राफ्ट उठाया, एंड यू सीन इट बिकमिंग अ ग्लोबल एम्पायर। अच्छा मुनीब, यू नो द ड्रिल ऑफ आवर शो कि हम थोड़ा सा न्यूज भी इसमें शामिल करते हैं और फिर उसी के बारे में आपसे कुछ बातें भी और आप करेंगे। इतनी देर में अपनी कॉफी भी इंजॉय कीजिए और हम आपको बताएंगे कि कराची में जनाब हो क्या रहा है। कराची में
हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। 60 मकामात पर मोबाइल फोन छीने जाते हैं। पुलिस को इस तरफ भी प्लीज तवज्जो देनी चाहिए। सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी, जिसे CPLC भी आम फहम ज़बान में कहा जाता है, इसने शहर कादियानी कराची के 6 अजला 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 60 ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही की है जहां स्ट्रीट क्राइम्स बिलखुसूस मोबाइल फोन्स छीने जाने की शरह में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ है। अलार्मिंग है सिचुएशन के 60 पॉइंट्स ना चोरों चक्कों ने ढूंढ लिए कि बस वहां पर प्रॉब्लम इजी है या एग्जिट्स इजी हैं। सो दिस हैज गॉट टू बी सीन कि वहां हो क्यों रहा है सब कुछ। गुज़श्ता चंद माह के दौरान शहर के मसरूफ और गुंजान आबाद इलाके जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बन चुके हैं और हुकाम के मुताबिक 2016 के आखिरी 3 माह के दौरान जराइम में तेजी से इजाफा हुआ है अपेरेंटली। और 2015 की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे कि 21,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए हैं। शायद ही हमारे फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली में कोई ऐसा होता है जहां कराची में रहते हुए उसके साथ कोई इस तरह की स्ट्रीट क्राइम की वारदात ना हुई हो। और देखिए हम अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, कुछ जगह भी आइडेंटिफाई हो रही हैं। इस पर हम मजीद बात करते हैं। जियो न्यूज के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तलहा, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कुछ दिन हमें लगता है कि शायद बेहतरी आ रही है शहर में, कुछ दिन लगता है कि बिल्कुल निजाम खराब हो गया। अब जो 60 पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, ये जगह है, मकामात हैं जहां सबसे ज्यादा स्नैचिंग होती है। व्हाट्स कॉमन इन देम? ये 60 जगह क्या बड़ी क्या ऑब्स्क्योर जगह हैं या फिर क्या है? जरा एक्सप्लेन करें। उमर, देखें, ये मकामात जो थे 2015 में इनकी तादाद थी 52 ये ऐसी जगहें थी जहाँ पे मोबाइल फ़ोन छीने जाते थे, रकम छीनी जाती थी और जो दीगर वैल्यूएबल्स हैं वो लोगों से छीनी जाती थी। अब जब साल बढ़ा है, 1 साल आगे गया है, तो इसमें 8 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है और ये 8 पॉइंट्स मिला के अब ये टोटल हो गया है 60। मतलब 60 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन छीनना, कैश छीनना या इसी तरह की जो वैल्यूएबल्स हैं लोगों की छीनना वो बड़ा आसान है। उसकी वजूहात हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे अच्छा एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ये जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं ये पीक ट्रैफिक रश आवर जो होते हैं उसमें होते हैं, जब लोग अपने दफातर से घरों को वापस जा रहे होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर चल रही होती हैं, तो ऐसे में स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो कराची की मेन शाराएँ जो हैं, जो मरकज़ी शाराएँ हैं जिनको आप मेन आर्टरीज कह सकते हैं, वहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं। और इसमें चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं। जो सबर्ब्स हैं वो तो होते ही हैं वहाँ पे, लेकिन जो शहर के तलहा, ये तो मतलब ये 60 जगह जो हैं, पॉइंट्स जो है, मकामात तो आइडेंटिफाई हो गए हैं, मतलब इनके अलावा भी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो इन 60 पे जाते हुए लोग एहतियात करें, ये कहना है, और बाकी हर जगह भी होता है ये, मतलब इट कैन हैपन एनीवेयर। बिल्कुल, ये कहीं पर भी हो सकता है। शायद ही कराची की कोई ऐसी शारा हो जहां पर कोई मोबाइल फ़ोन या स्नैचिंग की वारदात ना हुई हो। शायद ही आपका या मेरा कोई जानने वाला जो कि इस शहर में रहता है, शायद ही ऐसी उसकी फैमिली का कोई आदमी हो जिसके साथ स्ट्रीट क्राइम ना हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही 60 मकामात भी होता है, लेकिन ये वो 60 मकामात इस तरह वो किए गए हैं कि यहाँ पर छीनने की जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती। लोगों ने अब इस तरफ तवज्जो देनी, इसको एक टेंशन लेना, इस पे इसको एक जुर्म समझ के थाने जाकर चक्कर काटना छोड़ दिया है। अब वो CPLC में भी रिपोर्ट करते हैं तो बहुत कम लोग रिपोर्ट करते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से करते हैं। तरह बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो मोबाइल फोन छीने जाते हैं कोई रिकवरी भी होती है? आज तक किसी को छीना गया मोबाइल फोन या छीनी गई मोटरसाइकिल वापस भी मिली है? और ये जो IME ट्रैकिंग नंबर्स हैं और फोन ट्रैक किए जाने के नए सिस्टम्स हैं, कोई मदद मिल रही है इससे? बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा हुआ है और ये अभी हालिया दिनों में देखने में आया कि 3 ऐसी तकरीब कम से कम हुई हैं कराची पुलिस ऑफिस में कि जो लोगों के छीने गए मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं। सबसे पहले इस नौयत की तकरीब हुई थी, इरफान बहादुर SSP ACLC थे और उन्होंने लोगों की छीनी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वापस की थी, चोरी की गई मोटरसाइकिलें वापस की थी। कराची पुलिस चीफ थे मुश्ताक मेहर और CPLC के हुकाम मौजूद है। उसके बाद एक बार फिर तकरीब हुई और वो भी ACLC के थ्रू ही हुई और उसमें मोबाइल फ़ोन वापस किए गए। अभी गुज़श्ता दिनों फिर एक तकरीब हुई थी जिसमें लोगों के मोबाइल फ़ोन वापस किए गए थे। बिल्कुल ऐसी तकरीब हुई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने काम नहीं किया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आटे में नमक के बराबर जो चीजें हैं वो वापस कर दी जाती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जराइम नहीं हो रहे। और इसमें मैं अगर आपको थोड़े से फैक्ट एंड फिगर बता दूं, अब्दुल्ला, आपने बताया कि 2015 में 21,000 मोबाइल फोन छीने गए। बिल्कुल 21,000 थे और इनकी जो टोटल तादाद थी 21,028 थी। लेकिन जो पुलिस का जो इसके बाद जो उन्होंने डेटा तरतीब दिया उसके मुताबिक 16,000 मोबाइल फोन छीने गए, पुलिस के मुताबिक कम हुए हैं। लेकिन जो मोबाइल फोन चोरी हुए हैं उनकी तादाद बढ़ गई।
जो 2 व्हीलर चोरी होती है उनकी तादाद बढ़ गई। तो पुलिस ये कहती है कि जो चोरी वाली वारदातें उनकी तादाद बढ़ी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम बंद हो गया। हाउस रॉबरीज बढ़ी हैं, पिछले साल 12 बैंक रॉबरीज हुई, हाउस रॉबरीज बढ़ गई हैं और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। जो हॉट स्पॉट्स बनाए गए थे वहां पे बात की गई थी कि स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाएगी, वहां पे सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। अमली इक़दाम करने की जरूरत है बातों से आगे बढ़कर। तला, आई एम ग्लैड कि आपने ये चीजें दोबारा से रेज की। अभी साल का बिल्कुल शुरू है, दीज थिंग्स नीड टू बी रिविजिटेड और खासतौर पे स्ट्रीट लैंप्स और इस किस्म की बातें जो हैं, मतलब आप एक सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तला हाशमी, थैंक यू वेरी मच। वार्डरोब के बारे में आपका क्या ख्याल है? पता था कि उधर ही पड़े हुए हैं, लेकिन हम चूंकि मोबाइल स्ट्रैचिंग की बात कर रहे थे, मुनीब कोई ऐसी जेब को इजाद कर दे जहां से आपका वॉलेट और आपका मतलब फोन वगैरह सेफ रहे। कोर्ट में यहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं? मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ना करें, ये पंगा ना लें। अच्छा, जब आपसे कोई मतलब जो अगर आपको फोन लेने आए, आप उनको तमीज से इज्जत से फोन दे दें। बिकॉज चेक यू डोंट वांट टू रिस्क योर लाइफ। ये पता है पाकिस्तान में अब ये सैडली हम लोग इस स्टेट से गुजर रहे हैं इस वक्त कि हम लोग जिंदगियों की वैल्यू मोबाइल फोन से कम है। ठीक है कि यहाँ पे हम लोग एक छोटी छोटी चीज के पीछे आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप, मैं अभी ये नंबर्स ही देख रहा था, 21,000 इन 2016, आप सिर्फ इसकी इकोनॉमी चेक करो कि अगर ये 5,000 रुपए का भी मोबाइल है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी जो कि अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी में जा रही है आपकी, और इसमें से मेरे ख्याल से 5% मोबाइल्स भी रिकवर नहीं होते। और ये बिल्कुल ट्रैजिक भी कि हमारी सोच ऐसी डेवलप हो गई है। बिल्कुल मेरी अम्मी वाली इन्होंने बात की और बड़े यही बात करते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता में सांप हो तो कोई बात ना करना, फौरन दे देना जो कुछ भी होना। ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं हमारे बिल्कुल। पास। और देखो क्यों लड़ना है, मेरे एक दोस्त के छोटे भाई को गोली मार दी। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। कॉलेज जा रहा था बच्चा एग्जाम देने। यू आर वेरी राइट। हम सारों के पास कोई ना कोई ऐसे इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स हैं। नहीं, आप वो साइंसदानी नहीं क्रिएट करनी कि आप एक स्पेशल जेब इजाद करें। आपके पास स्पेशल जेब नहीं, लेकिन मुनीब ने एक स्पेशल फोन जरूर रखा हुआ है, मोबाइल, और उन्होंने आते हमें बताया कि चूंकि मैं कराची आ रहा था तो मैंने एक फोन बदल दिया। बट वील टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन जस्ट अ बिट। और जेबों की हम बात कर रहे हैं तो जेब से जहन में आता है क्या? पैसे। और पैसों की बात आती है तो आता है पैनामा केस की बात करेंगे। पैनामा केस की समाअत जारी है और जस्टिस एजाज अफजल के हम रिमार्क शामिल करेंगे। नईम बुखारी के दलाइल एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ जजेस उनसे पूछ भी रहे हैं और रिमार्क्स भी अपने साथ साथ दे रहे हैं। जस्टिस एजाज अफजल चौधरी कहते हैं कि अगर आप दूसरी जानिब दलाइल देंगे तो मामला कहीं का कहीं निकल जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इसहाक डार के बयान की क्या अहमियत है, क्या वो शरीक मुल्जिम है? ये सवाल भी उठाया गया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि उन्होंने सवाल किया कि हमने मुकदमे को 184/3 के तहत देखना है और कुछ मुकदमात में इतना आगे गए कि बंद गली में पहुंच गए हैं और चीनी की कीमत से मुताल्लिक केस में फैसला किया, फिर उसका क्या हुआ इसका रेफरेंस भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस और वक़ार बरकरार रखना हमारे लिए सबसे अहम है। जस्टिस एजाज अफजल के ये रिमार्क्स सामने आए हैं और आप नाम के पास जाएं और दरखास्त दें। हम ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये कहा गया है नईम बुखारी साहब को। सो द समाअत अभी स्टिल गोइंग ऑन है, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी दलाइल भी जारी हैं, रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं और इस बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारे पास है मुनीब नवाज। मुनीब, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर द मस्ट हैव्स फॉर अ विंटर वार्डरोब? किसी भी लड़के के लिए जो वर्किंग इवन जो काम करता हो या फिर पढ़ रहा हो, कॉलेज जाता हो, यूनिवर्सिटी जाता हो, क्या होना चाहिए कम बजट में प्लीज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, देखो कराची में हर साल ही एक अनएक्सपेक्टेड सर्दी आती है। हर साल अनएक्सपेक्टेड सर्दी, जो हम लोग इसको कवर भी करते हैं कि जी अनएक्सपेक्टेड सर्दी फिर आ गई है, जो कि मेरे ख्याल से गलत बात है। जब आनी है सो एक चीज़ एलिमेंट या एक से दो चीज़ें हर इंसान को, मर्द औरत हर किसी को अपने पास रखनी चाहिए। बेशक एक वो ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, जो भी उनका फेवरेट कलर है, उसकी एक हुडी अपने पास रखें। आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपने कराची में देखा है सडन वेव ऑफ सर्दी आई है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या नहीं समझ आती। मतलब मैं भी जब कराची रहता था तो होता ये था कि हम लोग जब सर्दी आती थी हम लोग जिम से निकलते थे और शॉर्ट्स में ही बाहर निकल गए, ऊपर बेशक हुडी पहन भी ली, सर्दी आपको फिर भी लग गई। हर तीसरा बंदा कर रहा होता था और वो बीमार। मतलब मेरे दफ्तर, माय हेड ऑफिस इन फैक्ट्री स्टिल इन कराची, तो मैं जब भी आता हूँ तो जिसको फोन करूँ, जी सर जी सर जी सर, तो वो चल रही होती है। बिकॉज हम लोग इक्विप्ड नहीं करते अपने घरों को खास तौर पे, बट हम लोगों का एक बेसिक चीज होता है, अच्छा आपके पास कुछ और नहीं है, आपके पास मोटे कंबल नहीं है, व्हाट आई डू इज कि मैं रात को स्वेटर पहन के सो जाता हूँ। स्वेटर पहन लो तो आपकी कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है, आप सुकून से सोते रहते हैं। सो एक चीज अपने पास हमेशा हैंडी रखें, बिकॉज देखो
अब दुनिया में जो ग्लोबल शिफ्ट आ चुका है वेदर का, अब आपको कभी भी यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट कि कब क्या होना है। सो लाइक लाहौर में एकदम अक्टूबर में एक विंटर वेव आ चुकी हुई है, सही, फिर वो खत्म हो गई थी। We need to be equipped और एक ग्लोबल, हाँ, अब आपको एक शर्ट के ऊपर इस तरह की जैकेट जैसे आपने पहनी है, जैसे मैंने भी, इससे तो ठंड नहीं रुकने वाली है। लाहौर इस्लामाबाद वाले क्या करें? अच्छा, हमें we've got to cut, I'm sorry to interrupt you, but शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं, पीटीआई के वाइस चेयरमैन है मीडिया से इस्लामाबाद। का तायुन किया गया, वो 2 साल की मुद्दत 7 जनवरी को मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई। चुनाचे उन अदालतों ने काम करना बंद कर दिया है। और हमारी दूसरी शर्त ये थी कि इस 2 साल के दौरानिया में, इस असना में, हुकूमत जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इस्लाहात करेगी, और जो हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको इतना फाल करेगी, एंटी टेररिज्म एक्ट में वो तरामीम करेगी कि ये कोर्ट्स और आपका जो नॉर्मल सिस्टम है वो आगे बढ़ सके और काम कर सके। क्योंकि हमें कहा गया था कि ये एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, और एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए एबनॉर्मल मेजर्स दरकार हैं। मैं आज जानना चाहूँगा हुकूमत से कि इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या इस्लाहात की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर आज हमसे तौसी का मुतालबा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। मैंने अपोजिशन की दीगर जमातों से भी रब्ता किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से और MQM से, और मेरी दरख्वास्त है कि अपोजिशन की जमातें मिल बैठकर इस पर तबादला ख्याल करें और एक मुत्तफ़िका अमल हुकूमत के सामने पेश करें। चुनाचे मैंने दरख्वास्त की है, मैं जा रहा हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन की चेंबर में, ताकि हम आपस में मशावरत करें, और मशावरत करके फिर स्पीकर साहब की खिदमत में हाजिर हों और हुकूमत से सुने कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के बाद मैं इंशाअल्लाह मीडिया से इंगेज करूंगा और तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में पेश करूंगा। शुक्रिया। रिस्पेक्ट करते हैं, चीफ इलेक्शन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा बयान सिर्फ 2013 के इंतखाबात के हवाले से था, जब ये कमीशन मौजूद नहीं था। तो जी, जी वो हमने, जी हमारी कुछ खदशात हैं। हम समझते हैं कि वो 40 जो वजूहात जो जुडिशल कमीशन के फैसले में बयान की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन की कोताहियों और गलतियों का जिक्र किया गया था, हम समझते हैं कि उन गलतियों को दूर करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर शफाफ हों। हमें यकीन है कि एक संजीदगी से इस मसले को हल किया जा सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन तमाम 40 जो एतराज़ात थे उस जुडिशल कमीशन में, उनका नोटिस उन्होंने ले तो लिया है, मगर अब ज़रूरत इस बात की है कि उन तमाम गलतियों को दूर किया जाए। और We have to take a very short break, और उसके बाद हम मिलते हैं। मुनीब नवाज हमारे साथ हैं, हमने बहुत सी बातें करनी है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है, एक तरफ पनामा चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में एक अहम समात हुई, और समात नहीं हुई क्योंकि कोई गैर हाजिर रहा। हुआ ये कि इमरान खान जहांगीर तरीन की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंसेस की समात आज अपैरेंटली होनी थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस सिलसिले में बनाया गया, लेकिन somebody got ill, और अकरम शेख नासाज तबीयत के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश ही नहीं हुए। और इस पर हुआ ये कि किसी को गुस्सा भी आया, और किसको गुस्सा आया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को गुस्सा आया। इलेक्शन कमीशन के फरीक़ैन के वकला की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया गया, और बाहर जाकर कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम हुकूमत के साथ मिल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हक में फैसला हुआ तो इलेक्शन कमीशन आजाद है, फैसला खिलाफ हो तो कहा जाता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी आज खासे गुस्से में उन्होंने अपने दिन का आगाज किया, और बाकी जो अरकान है वो भी खासे बरहम रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि ये हो जाता है जब अपना काम हो जाए तो फिर पीपल आर हैप्पी। आंसर हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछ ले हुमा कि क्या हुआ फिर इलेक्शन कमीशन में आज। ऑलराइट, आसिया बताइएगा क्या हुआ, कौन किस पर बरसा और कौन नहीं आया, कौन आया?
जी बिल्कुल, आज बहुत अहम केस की समाअत है अब्दुल्ला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्पीकर अयाज सादिक ने रेफरेंस भेजा था इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से, और आज जब समाअत शुरू हुई है तो अकरम शेख जो कि नून लीग के वकील, सीनियर वकील हैं, वो नासाज तबीयत के बाइस इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सके, जिस पर साथ ही जो है वो इमरान खान के वकील भी पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की फरीकैन के वकला की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया है इलेक्शन कमीशन ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा उनका ये कहना था कि जब रेफरेंसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर वापस ले लिया जाए। बाहर जाके हम पर तनकीद की जाती है, कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिल गए हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आसिया अंसर, हमें अपडेट कर रही थी, और यही कहा है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाराज हैं बरहम है कि रेफरेंसेस को खुद ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम पर फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल जी, इसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन मुनीब नवाज हमारे साथ हैं, बहुत सी बातें उनसे करनी है। उनसे पहले बात करने से पहले एक बिजनेस के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल तरीन होता जा रहा है और बरामदात मुसलसल घट रही है। पैदावारी लागत का पैमाना ऊपर ही ऊपर और टैक्स वसूली का ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे ही नीचे जा रहा है, और बिजनेस दोस्त की दावेदार हुक्मरान जमात कारोबारी तबके की मुश्किलात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। टेक्सटाइल जैसी काबिल फख्र सनत भी जवाल का शिकार है, और ये हमें कौन बता रहे हैं? रियाज एनडी। पैदावारी लागत की वजह से मुल्क भर में 100 से ज्यादा यूनिट्स बंद हुए तो पाकिस्तान वेविंग मिल्स एसोसिएशन ने सर जोड़ लिए। ये मनाजिर एसोसिएशन के हंगामी इजलास के हैं, जिसमें इस बात पर गौर हो रहा है कि मसाइल के जिनको बोतल में बंद कैसे किया जाए। स्पिनिंग भी पूरा टेक्सटाइल क्राइसिस में है, मगर वेविंग इंडस्ट्री खुसूसन बहुत क्राइसिस में है, और अनटिल अनलेस वी डू समथिंग इमीडिएटली ये पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो है वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हैं, और छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल अपने ऐसे दौराहे पे खड़ी है जहाँ पे वो अगर उसको इमीडिएट रेस्क्यू ना किया गया तो बंद हो जाए। वेविंग मिलर समझते हैं कि इनके मसाइल की कुंजी हुकूमत के हाथ में है। मलबूसात तैयार करने वाले पाकिस्तान अपैरल फोरम ने हुकूमत से किसी पैकेज का मुतालबा नहीं किया, वो सिर्फ सेल्स टैक्स रिफंड मांग रहे हैं। हमको कैश सब्सिडी या रिबेट नहीं चाहिए, क्योंकि रिबेट और कैश सब्सिडी के अंदर होता ये है कि पेपर शिपमेंट और फ्लाइंग इनवाइस और ये बिजनेस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद 2-4 चोर मिलते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स या FBR से मिले हुए होते हैं, और उसके बाद वो चोरी करते हैं। बाद में एलिगेशन आता है कि एक्सपोर्टर्स ने किया है। सनती बरादरी को मुल्की टैक्स इंतजाम पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये भी गिला है कि हुकूमत मराद का ऐलान सिर्फ CPEC मंसूबों के लिए कर रही है। जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। हमें CPEC के हवाले से अभी तक, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, तो हमें ऑन बोर्ड ही नहीं किया गया, ना कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। हमारे बारहा लिखने के बावजूद, उनसे कांटेक्ट करने के बावजूद हमें बिल्कुल किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमसे शेयर नहीं की जा रही। कराची चैम्बर ने हाल ही में वजीर आजम को तहरीरी तौर पर आगाह किया है कि टैक्स मामलात पर उनकी तजावीज को बजट में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए वो अगले माली साल की बजट में अपनी तजावीज नहीं भेजेंगे। तो हमारे पास वापस से सर्कुलर आया कि जी आप अपनी बजट तजावीज दें, तो हमने इस दफा फैसला, हमारी जनरल बॉडी ने और हमारे मैनेजिंग कमेटी ने ये फैसला किया कि जी हम उस वक्त तक कोई अपनी तजावीज नहीं भेजेंगे तावक्त कि वो डिस्क्रिप्शन पावर जो है ये खत्म नहीं कर देंगे। और सिर्फ कारोबारी तबका ही नहीं, खुद हुकूमत भी मुश्किल में है, क्योंकि कारोबार बेहतर न होने से हुकूमती आमदनी भी मुसलसल कम हो रही है। अब खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत एमनेस्टी स्कीम ला रही है, जबकि सनती तबका स्टॉक मार्केट का रुख कर रहा है। लेकिन ये देर पा हल नहीं। मसाइल के हल के लिए हुकूमत और कारोबारी तबके को मिल बैठना होगा, इसी में सबका फायदा है। अच्छा, अब हमने ये रिपोर्ट देखी है और इसी से मुझे एक सवाल भी आया मुनीब आपके लिए कि फैशन डिजाइनिंग बतौर बिजनेस कैसी चीज है? बिकॉज देयर आर सो मेनी यंग पीपल जो कि इस बिजनेस में आना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं। ऐड करूंगा मैं सवाल के लॉन नहीं आई अब तक आपकी। पहले आपका सवाल ले लेता हूँ। वो ये है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, $3 ट्रिलियन ग्लोबल बिजनेस है ये।
ठीक है। सो अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान उसमें से 2% का भी हकदार बन सकता है, बीइंग द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो अगर हम अपनी जैसे अभी मैं भी रिपोर्ट देख रहा था, हमारी ITC एक होती है, इंटरनेशनल टेक्सटाइल वो कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में, उधर पूरी दुनिया से बायर्स भी आते हैं और वो अपनी वो बताते हैं कि जी हमें ये चाहिए पाकिस्तान से कि आप लोगों की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए एंड योर गवर्नमेंट। बहुत सारे टेक्सटाइल के एडवाइजर्स और वो सेनेटर्स एंड मेंबर ये जो असेंबली के होते हैं वो भी आए हुए होते हैं। आई जस्ट फील कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज फार एज बेसिक कंट्री इज कंसर्न, आपकी 56% ऑफ योर बरामदात आर फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसके अंदर जो फैशन ऐड करता है ना, वो वैल्यू ऐड करता है। सो अगर लेट्स अज्यूम एक चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हैं, आप फैशन करके उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लेट्स अज्यूम 1 रुपया लगा के वो चीज आप 15 रुपए की बेच सकते हैं एंड यू कमांड अ प्राइस देन। हम लोग का एक वो जो मेंटालिटी है ना कि स्लेव नेशन बन के रह जाएं, प्रोडक्शन करते रहें, हम उसके अंदर से अगर 2% अपनी इवैल्यूएशन करें और बैठ के सिर्फ ये सोचें कि यार हम और पैसे इतने ही प्रोडक्ट से कैसे कमा सकते हैं, वो आई थिंक आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगा। डेवलप भी हो रहा होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। उसके अंदर फिर इनका एस्पेक्ट आ जाता है कि लॉन। अच्छा, लॉन पे हम बात करेंगे, हमें वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक ब्रेक, और लेकिन लॉन हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आपने पूछा है। शॉर्ट ब्रेक। जिस खबर का अभी हम जिक्र करने लगे उसकी हमने बात भी की अपनी हेडलाइंस में भी। डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बन गए हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या ट्वीट की, वो भी मेरिल स्ट्रीप 3 टाइम्स ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस। हमारे भी बड़े इधर ओपिनियन है, मुनीब हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला में हम सारे बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सी उनकी स्पीच सुने, मेरिल स्ट्रीप की बिल्कुल सही बात कर रही थी, और जो आग लगी डोनाल्ड ट्रंप को उसके बाद। और इसके जवाब में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बस नहीं किया, उन्होंने भी इजहार किया और ट्विटर का इस्तेमाल किया, और ट्वीट उन्होंने क्या किए दिखाते हैं हम आपको। जी माशाल्लाह। और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखें, उन्होंने बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस उनको कह दिया, बेसिकली एवरेज बना दिया, डजंट नो मी बट अटैक मी लास्ट टाइम, भाई हु डजंट नो यू, और आपकी हरकतें कौन नहीं जानता। और फिर उन्होंने कहा शी इज ए डैश डैश। इमेजिन, बस इससे ज्यादा मैं इस पे बात हम स्पीचलेस हो गए हैं। हाँ, जरा वापस आ जाए हम पे, और मुनीब आप लॉन पे जोड़ेंगे। जाने नहीं देंगे अब्दुल्ला जब तक आप लॉन पे नहीं बता देंगे। देखो, because everybody in the world is doing and why aren't you? देखो, एक पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रहा, वी गेट ऑफर्स एवरी ईयर कि आप ये कर लें। मेरा पॉइंट ये था कि आइडियली लॉन की वो प्रिंटिंग होती है, उसमें वैल्यू एडिशन जो है ना डिजाइन के अंदर, मैं फैब्रिकेशन पे भी काम करना चाहता हूँ। मैंने अगर मैं करूंगा तो आई विल आल्सो प्रोबेबली डू अ फैब्रिक्स लाइन व्हिच विल बी मोर एक्सटेंसिव देन जस्ट लॉन। लेकिन अभी मेरा प्राइमरी टारगेट ये है कि मैं मेंस वेयर की इंडस्ट्री को डेवलप करूं पाकिस्तान में, बिकॉज देखो 51% हम वुमेन हैं, बट 49% मर्दाना को भी डील करने के लिए कोई इंसान छोड़ दें। सो वो मैं करना चाहता हूँ। आई थिंक उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा डेडिकेटेडली उनके लिए भी काम करे। वी आर इवन कमिंग आउट विद द बुक्स दिस ईयर। ओके, जवाब मिल गया अब्दुल्ला को। वेरी क्विकली, टाइम हमारे पास कम है। कल हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स देखे हैं, सारे जो मेल फैशन था उसमें ये रुमाल जो है ये नहीं पहना हुआ था, तो क्या ये ऐसा है कि रुमाल आउट हो गया? क्योंकि मैं बड़े गौर से देख रही थी। हाँ, बिल्कुल। होता ये है कि अगर आप फॉर्मली फंक्शंस पे जाते हैं ना, तो वो देयर इज जनरली जस्ट अ स्क्वायर, दिस इज अ मोर कैजुअल वे ऑफ वेयरिंग ये हैंकरचीफ्स जो होते हैं। और द अदर रीजन व्हाई बहुत सारे फॉर्मल फंक्शंस पे नहीं पहना जाता है इज बिकॉज वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इसलिए वो लोग चूज करते हैं। फिल्मों को पूछ लें, बहुत सारी फिल्मों के वार्डरोब करें। बालू माही का इन्होंने वार्डरोब किया जिसका आइटम नंबर हमने अभी देखा था। तो आपको ब्रीफ मिलती है या इट इज अप टू यू? नो, ब्रीफ होती है, बट फिर मैं लड़ता हूँ डायरेक्टर्स के साथ और फिर वो मेरे साथ लड़ते हैं, फिर भी कम अप टू अ सेंट्रल ग्राउंड और करते हैं वो यहाँ जो मैं चाहता हूँ। हाँ, लवली मुनीब, आप हमारा इतना बड़ा एसेट हैं, और खासतौर पे क्योंकि हमारे पास मेंस फैशन के बहुत ही कम लोग हैं। सो वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थोड़ा सा हमें क्लिप दिखाना चाहते हैं बालू माही का एज वी लीव, ताकि आपको पता चल जाए कि मुनीब जो है वो जब फिल्मों के लिए डिजाइन करते हैं। आप वार्डरोब कर चुके हैं, वार भी इन्होंने की थी। बालू माही में ये जो नया गाना रिलीज हुआ है, दे बोथ आर लुकिंग अमेजिंग, और आप हमारे लिए भी इसी तरह के कभी अच्छे कपड़े बनाइएगा, ठीक है? कभी आइएगा। हाँ, कर दिए ऑन एयर। ग्रेट, ओके जी, खुदा हाफिज़। और अब हम कल मिलेंगे। आप ये गाना एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच।